हेलो दोस्तों, चित्रकूट धाम मैथ की हिंदी वाली क्लास में आपका स्वागत है। तो ये चलिए पढ़ते हैं इस हिंदी व्याकरण की ताबड़तोड़ क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हम इस क्लास में चर्चा कर रहे थे शब्द रचना की। ठीक है, इसके पहले हम शब्द रचना का एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। एक हेडिंग हमने उसे बताया था उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो हमने उसमें ये बताया था कि उत्पत्ति या बनावट या निर्माण या रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बताए थे? पहला बताए थे रूढ़ शब्द, दूसरा बताए थे यौगिक शब्द, तीसरा बताए थे योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो हमने क्या क्या बताया था? हमने बताया था यौगिक शब्द, पहला हमने बताया था, पेन बहुत मोटा, एक मिनट। तो हमने पहला बताया था उत्पत्ति के आधार पर, हमने बताया था रूढ़ शब्द। हमने क्या बताया था? रूढ़। दूसरा बताए थे यौगिक शब्द, यौगिक। तीसरा बताए थे योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, हमने ये 3 प्रकार बताए थे, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद बताए थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे आज यौगिक शब्द के बारे में। हमने रूढ़ शब्द बता दिया था, और शब्द क्या होता है हमने बताया था कि शब्द वर्णों के योग से बनता है। मतलब वर्णों का कैसा योग? सार्थक योग होना चाहिए। वर्णों के सार्थक योग से शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, और हमने बताया था कि रूढ़ शब्द क्या होता है। हमने बताया था कि रूढ़ शब्द जो होता है वो एक निश्चित अर्थ देता है और वर्णों का सार्थक योग होता है। तो वे शब्द जो वर्णों के सार्थक योग से बनते हैं और एक निश्चित अर्थ देते हैं तो उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इस पर हमने एग्जाम्पल भी बताया था कि इसका जो एग्जाम्पल होगा, वर्ड होगा जो, तो वो उसके जो वर्ड होंगे वो अलग अलग टूट जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने पानी बताया तो पा प्लस नी। ठीक है, तो पा और नी दोनों अलग अलग वर्डों में टूट गए हैं। ठीक है, इसका हम यदि इसका विच्छेद करेंगे पानी का तो पा प्लस नी होगा, और इसको हम यदि संयुक्त कर देंगे तो पानी बन जाएगा। तो पानी एक विशेष अर्थ में है, एक विशेष अर्थ में है। जैसे पुस्तक, पुस्तक भी एक विशेष अर्थ, पढ़ने की एक वस्तु है। उमा, उमा पार्वती जी का नाम है, लेकिन हम उमा और भी किसी का नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन वो उमा पार्वती जी के लिए ही है, प्रयुक्त है, उपयुक्त माना जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे आज यौगिक शब्द। कौन सा शब्द? यौगिक शब्द के बारे में चर्चा करेंगे, यौगिक शब्द के बारे में। ठीक है, तो आइए हमारी हेडिंग है पहली यौगिक शब्द की। आइए न्यू पेज लेते हैं। हेडिंग आप लगाएंगे यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। आप हेडिंग लगा देंगे यौगिक शब्द। ठीक है, तो यौगिक शब्द में आप ये जानेंगे, हमने बताया भी था कि यौगिक शब्द जो होगा वह शब्द होगा जो 2 शब्दों के योग से बनेगा। ठीक है, यौगिक शब्द जो होंगे वो 2 शब्दों के योग से बनेंगे। ठीक है, और उन दोनों शब्दों को, जिन 2 शब्दों से योग से बनेंगे, उन दोनों शब्दों का भी एक अर्थ होगा। ठीक है, वो भी किसी अर्थ में माने होंगे। ठीक, तो जब वो योग हो जाएगा उनका तो एक विशेष अर्थ में, वो एक अर्थ में मान्य हो जाएगा। फिर वर्ड 2 शब्दों को जब ऐड कर देंगे तो यौगिक शब्द बन जाएगा। तो वो यौगिक शब्द एक विशेष अर्थ देगा, एक दूसरा अर्थ बना देगा। ठीक है, केवल एक अर्थ देगा फिर वो तो, और उसके खंड करने पर दोनों शब्द स्वतंत्र रूप से अर्थ दें अलग अलग। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम यहाँ पर मान लिया एक शब्द लें, सब्जी प्लस मंडी। हम एक शब्द लें सब्जी प्लस मंडी। ठीक है, शब्द लेते हैं, मान लिया सब्जी प्लस मंडी। ठीक, इनको जोड़ेंगे तो बनेगा आपका न्यू शब्द सब्जी मंडी। आपका शब्द बना सब्जी मंडी बना। ठीक है, अब यहाँ सब्जी का जो अर्थ है, इस सब्जी का सब्जी होगा, सब्जी। ठीक है, हरी चीज़ को सब्जी कहते हैं। ठीक है, तो मंडी का मतलब प्राप्त करने का स्थान या बेचने का स्थान, या बेचने का स्थान, बेचने का स्थान। ठीक है, इसका नाम है सब्जी बेचने का स्थान। सब्जी मंडी का जो अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सब्जी बेचने हैं, सब्जी बेचने। ठीक है, सब्जी बेचने का स्थान। ठीक, सब्जी बेचने का स्थान। अभी और एग्जांपल लेंगे, थोड़ा समझ लेंगे। अब यहाँ पर जो वर्ड है ये वर्ड, इसका भी एक अर्थ है और मंडी का भी अर्थ है बेचने। इन दोनों का अलग अलग स्वतंत्र रूप से अर्थ है। जब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो बन जाता है एक न्यू शब्द सब्जी मंडी। ये सब्जी मंडी जो है यौगिक शब्द है, योग से बना है। ठीक, तो इसका जो अर्थ है सब्जी बेचने का स्थान है, सब्जी बेचने का स्थान। ठीक, इसी प्रकार और सब शब्द लेंगे। पहले लिख देते हैं आपकी डिफिनीशन क्या है। तो डिफिनीशन आइए लिखते हैं। डिफिनीशन है वह शब्द जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं, जो 2
शब्दों के योग से बनते हैं या बनता है, और दोनों शब्द मिलकर एक अर्थ देते हैं। दोनों शब्द मिलकर एक अर्थ देते हैं और खंड करने पर विभक्त करने पर स्वतंत्र रूप से, मतलब खंड करने पर दोनों शब्दों का स्वतंत्र रूप से अर्थ बना रहता है। स्वतंत्र रूप से अर्थ बना रहता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक, यौगिक शब्द कहते हैं। तो आपने क्या जाना इसमें? हमने कहा कि वह शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, दो शब्दों के योग से ये बना सब्जी मंडी, और दोनों शब्द मिलकर एक अर्थ देते हैं। ये दोनों शब्द जब मिल जाता है सब्जी मंडी बनती, तो एक अर्थ देता है सब्जी बेचने का स्थान। और खंड करने पर, यदि सब्जी मंडी का खंड करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो सब्जी प्लस मंडी बनेगा। इन दोनों का भी एक स्वतंत्र रूप से अर्थ है। ठीक, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? सब्जी मंडी शब्दों को हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। कैसा शब्द? यौगिक शब्द, क्योंकि दो शब्दों से मिलकर बना और एक इसका केवल एक अर्थ है। ठीक है, आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। आपका मान लीजिए एग्जाम्पल है विद्या धन आलय। दो शब्द लेते हैं, विद्या धन आलय, ये बनेगा विद्यालय। अच्छा, विद्या का अर्थ होता है ज्ञान। विद्या का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। विद्या का मतलब होता है ज्ञान। आलय का मतलब प्राप्त करने का स्थान। आलय का मतलब होता है प्राप्त करने का स्थान, मतलब कि विद्या प्राप्त करने के स्थान। तो यहाँ इसका विद्यालय का अर्थ क्या हो जाएगा? विद्या मतलब ज्ञान प्राप्त करने का स्थान, समझ गए होंगे। विद्या का अर्थ देखिए स्वतंत्र रूप से है ज्ञान, आलय का अर्थ स्वतंत्र रूप से है प्राप्त करने का स्थान। इन दोनों का जब मिलन होता है, दोनों मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं विद्यालय। तो ये विद्यालय का एक अर्थ है, एक अर्थ ज्ञान प्राप्त करने का स्थान। तो विद्यालय एक क्या है? यौगिक शब्द है। विद्यालय एक यौगिक शब्द है। जैसे एक और शब्द लेते हैं नेत्रालय। ठीक है, नेत्रालय का यदि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नेत्र धन आलय। तो यहाँ भी आप समझ रहे होंगे, नेत्र का मतलब होता है आँख, आलय का मतलब प्राप्त करने का स्थान या नेत्र ठीक कराने का स्थान। ठीक है, मतलब इलाज करने का स्थान, घर। तो नेत्रालय, नेत्र का मतलब होता है नेत्र या आँख या चक्षु। आलय का मतलब होता है इलाज करने का स्थान, ठीक है। तो नेत्रालय का मतलब होगा नेत्र का इलाज करने का स्थान, नेत्र का इलाज करने का स्थान, ये नेत्रालय हुआ। तो नेत्रालय का मतलब नेत्रधानालय, नेत्र के इलाज करने का स्थान। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। एक जैसे हम लिख देते हैं विधानसभा, विधान धन सभा, ये मिलकर बनेगा विधानसभा। ठीक है, विधानसभा बनेगा। तो इसका अर्थ है, विधान का अर्थ है नियम। विधान का अर्थ क्या होता है? नियम। विधान का अर्थ नियम होता है। सभा का अर्थ होता है बैठक, सभा का मतलब होता है बैठक। ठीक है, तो विधानसभा का मतलब होता है नियम आदि पारित करने के लिए की जाने वाली बैठक का स्थान। इसका अर्थ हो जाएगा नियम आदि पारित करने के लिए, नियम आदि पारित करने के लिए बैठक का स्थान, बैठक का स्थान। उसे आप क्या बोलेंगे? विधानसभा, जहाँ पे नियम आदि को पारित किया जाएगा। ठीक है, तो वह उस स्थान को हम कहते हैं विधानसभा। ठीक है, और एग्जाम्पल जैसे पवन चक्की, पवन प्लस चक्की। ठीक,
इसका पूरा मतलब पवन चक्की। ठीक है, इसका अर्थ होता है, पवन का मतलब होता है हवा, चक्की का मतलब होता है चलने वाली वस्तु, चलने वाली वस्तु, वाली वस्तु, चलने वाली वस्तु। पवन चक्की का मतलब होता है हवा से चलने वाली वस्तु, हवा से चलने वाली वस्तु, उसे बोलते हैं पवन चक्की। ठीक से आप वो क्या बोलेंगे, पवन चक्की। और यदि हम देखिए कुछ एग्जाम्पल ले, मान लिया जैसे एग्जाम्पल कुछ लिख देते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है चिकित्सालय, चिकित्सालय। ठीक, और एक एग्जाम्पल गौशाला लिख देते हैं, गौशाला। ठीक है, आदि इसी तरह के तमाम एग्जाम्पल जो होंगे वो सब के सब यौगिक शब्द होंगे, यौगिक शब्द होंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन ले, मान लिया हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है आपका दूध वाला शब्द है, दूध वाला शब्द है। तो दूध वाला शब्द है तो ऑप्शन में ए, बी, सी और डी। ऑप्शन है आपके रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, यौगिक रूढ़। तो यौगिक रूढ़। ठीक है, अब यहाँ ये कोई ऑप्शन ही नहीं होता, यौगिक रूढ़। 3 ऑप्शन बचे। अब 3 ऑप्शन में दूध वाला, दूध वाला का मतलब होता है दूध पहुँचाने वाला, एक विशेष अर्थ में है दूध पहुँचाने वाला, दूध प्लस वाला मतलब दूध पहुँचाने वाला। तो यह एक क्या है, योग रूढ़ है नहीं ना, तो रूढ़ है, ये वर्णों में भी नहीं टूटेगा इसलिए रूढ़ भी नहीं है। तो यौगिक रूढ़ है, कौन सा है, यौगिक रूढ़ शब्द है, दूध बेचने वाला मतलब दूध पहुँचाने वाला कह सकते हैं। जैसे एक और लें, एक एग्जाम्पल है पूजा घर शब्द है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। पहला ऑप्शन मान ले देते हैं रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़, चौथा यौगिक रूढ़। अब इनमें आप बताएंगे कि पूजा घर मतलब पूजा करने का स्थान, एक विशेष, एक अर्थ में मान्य है पूजा प्लस घर। पूजा मीन्स पूजा करना या पूजा पाठ करना, या घर, घर का अर्थ होता है स्थान, पूजा करने का स्थान। तो पूजा करने का स्थान पूजा घर, ये आपका न तो रूढ़ है, योग रूढ़ कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, योग रूढ़ भी नहीं है, यौगिक है। कौन सा है, यौगिक शब्द है। ठीक है, पूजा मतलब पूजा के लिए घर है, पूजा करने का स्थान। तो हम यहाँ पर बताएं कि यदि शब्द एक अर्थ देता है तो वह यौगिक होगा, यदि शब्द एक अर्थ देगा तो यौगिक होगा, यदि एक से अधिक अर्थ देता है तो योग रूढ़ में जाएगा फिर वो। और यदि कोई शब्द वर्णों से विभक्त हो जाए, वर्णों में विभक्त हो जाए, अलग अलग कोई शब्द दिया गया है वर्णों में अलग अलग विभक्त हो जाए, तो वो कौन सा होगा, रूढ़ होगा। फिर कौन सा होगा, रूढ़ होगा। अब आपका अगला है, अगला जो शब्द है वो है योग रूढ़ शब्द। हेडिंग आप लगाएंगे तीसरी, योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब यहाँ पर योग रूढ़ शब्द में योग हो रहा है, अरूढ़ का मतलब रूढ़। ठीक है, तो योग का मतलब यौगिक होगा। ठीक है, यौगिक। तो दो शब्दों से मिलकर बनना, दो शब्दों से मिलकर बनना, और केवल एक ही अर्थ में सर्वमान्य होना, ये तो यौगिक हुआ। ठीक है, एक ही अर्थ में मान्य होना, इसके कई अर्थ हो रहे हैं यदि, तो उसे एक ही अर्थ में मान्य होना पड़ेगा। ठीक, तो वो योग रूढ़ शब्द होंगे। इसके और कई अर्थ हो रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ योग रूढ़ जब होगा तब उसका एक अर्थ मान्य होगा। और यौगिक रूढ़ में, यौगिक में क्या है, यौगिक में जो है उसका एक ही अर्थ होता है, दूसरा कोई अर्थ में मान्य नहीं होता। इसके जो वर्ड शब्द होंगे वो उनके होंगे अर्थ कई, लेकिन वो एक अर्थ में मान्य होगा, योग रूढ़। तो योग मतलब यौगिक भी होगा, यौगिक रूढ़। ठीक है, यौगिक प्लस रूढ़ मतलब योग रूढ़ बन जाएगा। तो हम यहाँ पर यदि परिभाषा इसकी लिखें तो हम लिख सकते हैं कि वे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, जो दो शब्दों के योग से बनते हैं और
और दोनों शब्द मिलकर कई अर्थ देते हैं, और दोनों शब्द मिलकर कई अर्थ देते हैं। ठीक है, ये दोनों शब्द जब मिल जाएंगे तो जो शब्द बनेगा वो कई अर्थ देगा और केवल एक अर्थ में मान्य होता है, और उसे क्या करना पड़ेगा, एक अर्थ में मान्य होना पड़ेगा और केवल एक अर्थ में मान्य होता है, और अन्य अर्थ क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और अन्य अर्थ छोड़ देते हैं। उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। अगले पेज में आ जाए, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक, तो योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हम कोई शब्द लें, एक शब्द लेते हैं हम, शब्द है आपका पंक प्लस जा। ठीक है, पंक प्लस जा, तो क्या हुआ, शब्द बना पंकज। क्या बना शब्द, पंकज बना शब्द। ठीक है, पंकज शब्द बना। तो पंक का अर्थ जो है, पंक का अर्थ कीचड़ होता है। क्या होता है, कीचड़। और जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। और पंकज का अर्थ क्या हो जाए, कीचड़ में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला। कीचड़ में जन्म लेने वाला क्या होगा, पंकज। कीचड़ में जो जो जन्म लेता है वो सब पंकज है। कीचड़ में जो जो जन्म लेता है वो सब पंकज है। जैसे कीचड़ में लेगा आपका कुमुदिनी, सिंघाड़ा, सिंघाड़ा भी जन्म लेता है कीचड़ में, पानी में। ठीक, शैवाल भी होते हैं, शैवाल, काई, कमल, बहुत सारे और तमाम चीज़ हैं। ये आपके कीचड़ में जन्म लेंगे, इन सबको पंकज हम बोलेंगे, सबको पंकज कहेंगे। लेकिन विशेष अर्थ में, लेकिन जो है विशेष अर्थ में एक ही अर्थ में ये मान्य होगा पंकज। किस अर्थ में मान्य होगा, कमल के अर्थ में मान्य होगा। कमल को ही हम क्या कहते हैं, पंकज कहते हैं। ये कमल के अर्थ में मान्य होगा। ठीक है, कमल के अर्थ में मान्य, इसलिए ये क्या है, जो गूढ़ शब्द है, इसके अन्य तमाम अर्थ होते हैं लेकिन ये एक अर्थ में मान्य होगा, एक अर्थ में सर्वमान्य होता है। आपका कमल पंकज कहलाएगा। ठीक है, अगला शब्द लेते हैं। कोई शब्द है, मान लिया अगला लंबोदर। हम कहते हैं लंबोदर, लंबोदर। ठीक है, लंबोदर है लंबा प्लस उधर, लंबा प्लस उधर। तो लंबा का मतलब होता है बड़ा या भारी या लंबा। ठीक है, बड़ा। उधर का मतलब पेट, उधर का मतलब पेट। जिसका पेट बड़ा है या भारी है या निकला है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लंबोदर कहते हैं। क्या कहते हैं, लंबोदर। मतलब जिसका पेट बड़ा हुआ तो उसे हम लंबोदर बोलेंगे। तो जिसका पेट बड़ा हो उसे लंबोदर कहा जाता है। दुनिया में हर एक आदमी का पेट बड़ा होता है, उन सबको लंबोदर कह सकते हैं आप। लेकिन यह एक अर्थ में मान्य होगा लंबोदर, सिर्फ गणेश जी को बोला जाता है। गणेश जी के पेट को बोला गया है लंबोदर, लंबोदर गणेश जी के पेट को बोला गया है। तो लंबोदर हम तमाम आदमी को कह सकते हैं। राम का पेट बड़ा है, राम को कहेंगे लंबोदर। श्याम का पेट बड़ा है, श्याम को कहेंगे लंबोदर। लेकिन गणेश जी का पेट बड़ा है तो गणेश जी के लिए आया लंबोदर। तो ये अर्थ जो है अन्य अर्थों में भी मान्य होगा, लेकिन एक विशेष अर्थ इसका होगा गणेश जी के लिए मान्य होगा। ये भी एक क्या है, योग रूढ़ शब्द है। ठीक, दो शब्दों से मिलकर तो बनता है लेकिन इसके अन्य अर्थ भी होते हैं, वो एक अर्थ में मान्य होता है, इसलिए योग रूढ़ शब्द है। एक और मान लिया लेते हैं शब्द। एक शब्द है, लेते हैं बीड़ा पाड़ी, बीड़ा पाड़ी। ठीक, ये बीड़ा प्लस पाड़ी से बना है, पाड़ी। तो बीड़ा का यहाँ पे अर्थ है एक वाद्य यंत्र होता है बीड़ा, एक वाद्य यंत्र बीड़ा है। अब पाड़ी का मतलब हाथ होता है, पाड़ी का मतलब हाथ, मतलब जिसके हाथ में बीड़ा है या एक वाद्य यंत्र है
तो उसे हम बीड़ा पाड़ी कहते हैं। कोई भी मीरा भी बजाती है बीड़ा, सरला भी बजाती है, रेखा भी बजाती है, तमाम लोग बीड़ा लेके बजाते हैं, लेकिन उन्हें बीड़ा पाड़ी नहीं बोलेंगे। बीड़ा पाड़ी किसे कहेंगे? सिर्फ और सिर्फ बीड़ा पाड़ी बोलेंगे आप सरस्वती जी को। किसे बोलेंगे? सरस्वती जी को बीड़ा पाड़ी कहेंगे। तो जो सरस्वती जी हैं वो बीड़ा पाड़ी बजाती हैं, ठीक है, बीड़ा बजाती हैं, तो बीड़ा पाड़ी सरस्वती जी को कहा गया है, इसलिए ये यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द है, ठीक है, योग रूढ़ शब्द है। तो हमने क्या कहा कि योग रूढ़ शब्द जो होगा वो दो शब्दों से मिलकर बनेगा, लेकिन केवल एक अर्थ में मान्य होगा। यौगिक शब्द जो होगा वो दो शब्दों से मिलकर बनेगा और एक अर्थ देगा सिर्फ, अन्य उसके कोई अर्थ नहीं होंगे। और जो रूढ़ शब्द होगा वो वर्णों में विभक्त हो जाता है। शब्द तो होता है लेकिन वर्णों में विभक्त हो जाता है, तो वह रूढ़ शब्द होता है, ठीक। तो बीड़ा पाड़ी एक योग रूढ़ शब्द है, लंबोदर एक योग रूढ़ शब्द है, पंकज एक योग रूढ़ शब्द है, ठीक। अब हम आज की क्लास चलिए यहीं पेंड करते हैं। आप इसे ध्यान से समझे होंगे और पढ़े होंगे। तो अगली क्लास में जो है हम योग रूढ़ होने की शर्तें देखेंगे, योग रूढ़ शब्द होने की शर्तें पढ़ेंगे, ठीक है। आपका ये उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद खत्म, सिर्फ योग रूढ़ शब्दों की शर्तें पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे पहचानेंगे योग रूढ़ शब्द, और आप इसे ध्यान से पढ़ ही लिए होंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पेंड करते हैं। आप अपना ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।